हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, अगर आप SBI PO 2020 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आज का वीडियो है उन बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आना चाहते हैं। SBI PO 2020 की टोटल 2000 वैकेंसीज आई है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि SBI PO की सैलरी कितनी होती है, उसे पर्क्स कौन कौन से मिलते हैं, प्लस प्रमोशन से रिलेटेड अलग अलग डिटेल्स, ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। आप सभी ने एडवर्टीजमेंट देख लिया होगा। अगर एडवर्टीजमेंट अभी नहीं देखा है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करने वाला हूं। आप चाहे तो वो देख सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का नाम है, यानी प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं, इसलिए प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है। SBI के अंदर अलग अलग स्केल, जो ऑफिसर्स हैं उनकी अलग अलग स्केल होती है, स्केल 1 2 3 4। तो ये जो जो स्केल 1 है वो असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्योंकि ये प्रोबेशन पीरियड रहता है इनका 2 साल का, इसलिए प्रोबेशनरी ऑफिसर इसकी पोस्ट का नाम है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो 4 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है, और टोटल वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया है 2000। सैलरी और पर्क्स दोनों मिला के हर महीने 74,400 रुपीज इसकी ग्रॉस सैलरी और पर्क्स है। इससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको अब देने वाला हूं। आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, जो पे स्केल बताई गई है वो वही पुरानी 10th BPS के जो अकॉर्डिंग है वही दी गई है, क्योंकि अभी रिवीजन जस्ट हाल में भी हुआ ही है। तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट आया है उसके अंदर हो सकता है ये चेंजेस अभी फिलहाल नहीं करे गए हों। तो ये जो बेसिक पे है वो 10th BPS के अकॉर्डिंग है। SBI PO को 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो 4 एडवांस इंक्रीमेंट के हिसाब से, जैसे 980 के इंक्रीमेंट है तो 980 के 4 इंक्रीमेंट हो गए, तो 27,620 इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे है। इन्हें पी फैसिलिटी मिलती है, प्लस NPS की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी आपकी सैलरी का 10% बेसिक और DA का 10% आपकी NPS अकाउंट में जाता है, और बेसिक का 10% आपके PF अकाउंट के अंदर जाता है। और इतना ही अमाउंट दोनों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है। हाल ही में 11th BPS में NPS कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 14% कंट्रीब्यूट करेगा और आपको 10% कंट्रीब्यूट करना है। और वहीं प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय को 10% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10% कंट्रीब्यूट करना है। सैलरी के हिसाब से सबसे अच्छी सैलरी बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दी जाती है, और SBI PO उसकी सबसे एक क्रीम जॉब है, सिवाय RBI के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सैलरीज इससे थोड़ी ज्यादा है। फ्रेंड्स, ये जो बेसिक पे है ये अभी 10th BPS के हिसाब से आप कॉलम देख सकते हैं। इनकी रिवाइज्ड बेसिक पे ये है, यानी 23,700 जो बेसिक पे है वो रिवाइज होकर 36,000 हो गई है। यानी जो मैंने 4 एडवांस इंक्रीमेंट करके 27,620 स्टार्टिंग बेसिक पे बताई, 11th BPS के हिसाब से ये हो गया 41,960। तो इस बेसिक पे के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जो बेसिक पे है, जैसा कि मैंने बताया, 41,960 रुपीज़ है। उसके ऊपर 23.8% यानी एज ऑन नवंबर 2020 जो डियरनेस अलाउंस है उसको जोड़ा जाता है। 16.4% बेसिक का स्पेशल अलाउंस है, और इस स्पेशल अलाउंस पे उतना ही डियरनेस अलाउंस है, 23.8% DA है। इसके अलावा एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, जिसकी 2 अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर सिटी में पोस्टिंग होती है तो एरिया 1 एरिया 2, और अगर रूरल पोस्टिंग होती है तो एक लोकेशन अलाउंस होता है। तो मैंने अभी कैलकुलेट करा है सिटी पोस्टिंग के हिसाब से 1400 रुपीज इसका अमाउंट है। 3 तरह की HRA की कंडीशन है पोस्टिंग की, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग 7%, 8% और 9%। तो तीनों कैटेगरीज के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी तीनों को अगर एक एवरेज करें तो 65,000 के हिसाब से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी है 65,000 रुपीज एज ऑन नवंबर 2020। इसके अलावा इन्हें जो मिलते हैं वो पर्क्स मिलते हैं।
ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि दो कैटेगरी होती है, एक एरिया 1 है जिसके अंदर 1400 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं, और इसके अलावा जो सिटी पोस्टिंग होती है उसमें 1150 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं। इसके ऊपर कोई डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाता है। अगर आपकी रूरल पोस्टिंग होती है यानी नॉन CCA सेंटर्स में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 700 रुपीज़ पर मंथ का लोकेशन अलाउंस दिया जाता है, जिसके ऊपर भी कोई DA नहीं मिलता है। HRE की जैसे मैंने बताया 3 अलग अलग कैटेगरी है, तो वो तीनों कैटेगरी की क्या डेफिनेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जो मेजर A क्लास सिटीज़ है यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, यहाँ पे आपको 9% HRA मिलता है। इसके अलावा जो दूसरे सेंटर्स हैं उसमें 8% है, और एक अदर प्लेसेस यानी जो जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में जो नहीं आए, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में नहीं आए हैं, वो अदर प्लेसेस कहलाती है, जिसमें नॉर्मली रूरल पोस्टिंग, जो गांव में पोस्टिंग होती है, सेमी अर्बन जो पोस्टिंग होती है वो इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं डिडक्शन की। जैसे आपने 65,000 ग्रॉस सैलरी तो देख ली, अब आपकी सैलरी से डिडक्शन कितना होगा। सबसे पहले आपका बेसिक 10% आपका बेसिक और डियरनेस अलाउंस का जो अमाउंट है उसका 10% आपकी सैलरी से कटेगा। उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड कटेगा 10% बेसिक का। यही दो मेजर डिडक्शंस होते हैं SBI PO की सैलरी का। इसके अलावा इनकम टैक्स जो भी एप्लीकेबल होगा जिस भी कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मली बीच वाली जो स्केल है 20% वाले स्केल में, उसमें इनकम टैक्स कटेगा उसके हिसाब से। इसके अलावा एक छोटा सा हाउस रेंट अलाउंस रिकवरी होती है 0.5%, जो फर्स्ट स्टेज है बेसिक पे का उसका, और फर्नीचर रेंट रिकवरी होती है 0.10% का। प्रोफेशनल टैक्स होता है 200 रुपीज़ का, उसका डिडक्शन होता है। और अगर आपने एसोसिएशन ज्वाइन कर रखी है तो जो एसोसिएशन की फीस होती है 150 या 200 रुपीज़, इसके आसपास का डिडक्शन ये होता है। नीचे के 4 डिडक्शंस काफ़ी स्मॉल अमाउंट के हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं वो टॉप के 3 हैं, जिसमें NPS हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया और इनकम टैक्स हो गया। यानी 9,993 यानी अप्रॉक्स 10,000 प्लस इनकम टैक्स आपका इतना तो डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मिलने वाले पर्क्स की। तो जो पर्क्स हैं फ्रेंड्स, पर्क्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्क्स है पेट्रोल का पैसा है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी पर्क्स हैं ये अभी रिवीजन होना इनका बाकी है। जैसे सैलरी का रिवीजन हो गया है 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से, अब पर्क्स भी बैंक धीरे धीरे अलग अलग आइटम्स को अलग अलग समय पे रिवाइज करता रहता है बीच बीच में। तो ये सभी पुरानी रेट्स हैं, पुरानी इनकी लिमिट्स हैं। 11th बाइपर्टाइट साइन होने के बाद में प्रैक्टिस यही रही है कि जब बाइपर्टाइट साइन हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद में पर्क्स को भी बैंक रिवाइज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्क्स है पेट्रोल, जिसके अंदर 2 व्हीलर का अलग लिमिट है, 4 व्हीलर का अलग लिमिट है, प्लस प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अलग लिमिट है। अगर आपकी रूरल सेमी अर्बन पोस्टिंग है तो आपको 2 व्हीलर का 45 लीटर पेट्रोल पर मंथ और 4 व्हीलर का 55 लीटर्स पेट्रोल मिलेगा पर मंथ। अर्बन एरिया में पोस्टिंग है तो वो लिमिट है 50 और 60 लीटर्स, और मेट्रो में पोस्टिंग है तो 55 और 65 लीटर्स की आपको पर मंथ का इतना पैसा अलग से आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये पर्क्स सैलरी के अलावा अलग से आते हैं। न्यूज़पेपर आपको 550 रुपीज़ पर मंथ है, क्लीनिंग अलाउंस है, क्लींजिंग मटेरियल्स है 850 रुपीज़ पर मंथ है। इसके अलावा 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एक 600 रुपीज़ पर मंथ का एक और अलग से अलाउंसेस है। 9,000 रुपीज़ पर एनएम का एक एंटरटेनमेंट अलाउंस है। अगर आप 9,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 750 रुपीज़ पर मंथ है। फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस 11,000 रुपीज़ पर एनम है। ये क्या होता है इसको अलग से मैंने बाद में बताया है कि फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस क्या होता है, और ये स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, ये बाद में मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैंने आपको वीडियो के बाद में बताया है। एक मोबाइल हैंडसेट का ऑप्शन होता है, और जिसके अंदर 500 रुपीज़ मोबाइल बिल के पर मंथ के दिए जाते हैं, और 600 रुपीज़ पर मंथ टेलीफोन अलाउंस मिलता है। यानी अगर आप एक इन सबको ऐड करेंगे सारे अलाउंसेस को, और एक पेट्रोल का अगर आप मान लीजिए कि 55 लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, और पेट्रोल की रेट 85 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से एक अपन जनरल मान लें, तो 9,400 रुपीज़ के पर्क्स पर मंथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO को अलग से मिल जाते हैं सैलरी के अलावा। इसके अलावा लीज्ड अकोमोडेशन की फैसिलिटी है। अगर आप बैंक से, अगर आपको बैंक क्वार्टर, बैंक का फ्लैट नहीं मिला हुआ है तो आप अलग से अपने लिए लीज्ड अकोमोडेशन भी ढूंढ सकते हैं, किराए का घर ढूंढ सकते हैं, और लैंड ओनर से, जो फ्लैट ओनर होते हैं उनसे लीज बनवा के आप उसका पैसा भी बैंक से रीइंबर्स करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको बैंक अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप बैंक से लीज्ड अकोमोडेशन ले सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से
लीज अकोमोडेशन की अलग अलग लिमिट होती है फ्रेंड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम लीज अकोमोडेशन की लिमिट है 8,000 रुपीज़, जो कि रूरल एरियाज में अगर आपकी पोस्टिंग है वहाँ आपको किराए का घर लेते हैं तो 8,000 रुपीज़ के अंदर आपको आराम से एक वहाँ पे घर मिल जाता है रहने के लिए। वहीं मुंबई जैसे शहर में आपको लीज अकोमोडेशन की लिमिट है 29,500 रुपीज़। ये लीज अकोमोडेशन का पैसा डायरेक्टली जो ओनर है उसके अकाउंट में जाता है, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। एक बार आपने लीज बैंक से बनवा ली, उसके बाद ही हर साल रिन्यू होती है उस, और इसका पूरा पैसा जो हाउस ओनर है जिसके नाम पे आपने लीज बनवाई है उसके अकाउंट में जाता है। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस का रीइंबर्समेंट का भी ऑप्शन है कि जैसे अगर आप मेट्रो शहर में कहीं कोई फ्लैट लेते हैं जहाँ पे बिना ब्रोकर के आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, तो जो उसके ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो भी अगर आप उसकी रसीद बैंक को दिखाएंगे तो 1 मंथ ब्रोकरेज रीइंबर्समेंट भी आपको दिया जाएगा। यानी जो भी किराया आपने दिया है उसका नॉर्मली 1 महीने का किराया ब्रोकरेज लेता है तो वो पैसा भी बैंक रीइंबर्स करेगा। ये लीज अकोमोडेशन की लिमिट्स है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। सबसे ज़्यादा लिमिट है 29,500 रुपीज़ अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग हुई है तो। न्यू दिल्ली की लिमिट 26,500 है। उसके अलावा जो मेजर ए क्लास सिटीज़ है जो कि डिफाइंड होती है बैंक में, उसमें 20,000 की लिमिट है। इसके अलावा ए, बी और सी 3 अलग अलग कैटेगरीज डिफाइंड है। जो छोटे शहर हैं, जो गाँव हैं, वो सी कैटेगरी में आते हैं। जो छोटे शहर है, सेमी अर्बन है, वो बी कैटेगरी में आते हैं। स्टेट कैपिटल्स को छोड़ के जो दूसरी मेजर सिटीज़ है वो ए कैटेगरी में आती है। मेजर ए क्लास सिटीज़ सारी जो भी स्टेट कैपिटल्स है वो हो गई है। और इसके अलावा न्यू दिल्ली, मुंबई अलग से उनमें रेंट थोड़ा ज़्यादा रखा गया है लीज अकोमोडेशन की लिमिट को। इसके अलावा जो फर्नीचर अलाउंस है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक स्केल 1 यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर को 1,20,000 का फर्नीचर अलाउंस मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आप जब फर्नीचर अलाउंस क्लेम करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर से, यानी फर्स्ट ईयर में नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर से आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी उस फर्नीचर का मेंटेनेंस करने के लिए 11,000 रुपीज़ पर एनम आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये नॉर्मली इस तरह से दिया जाता है कि 10 साल तक के लिए आपको फर्नीचर अलाउंस दिया जाता है। फिर धीरे धीरे आप चाहे तो दोबारा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पूरी सर्विस में 3 बार से ज़्यादा फर्नीचर अलाउंस क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। ये फर्नीचर अलाउंस की कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, टोटल इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो ग्रॉस 65,000 के अराउंड आपकी सैलरी है और 9,400 के अराउंड आपके टोटल पर्क्स है पर मंथ। तो अगर आप इनका देखेंगे तो वही 74,000 75,000 के आसपास ये आपकी ग्रॉस सैलरी और पर्क्स है SBI PO की, जिसमें सैलरी रिवाइज हो गई है, पर्क्स का रिवीजन अभी होना बाकी है। इसके अलावा प्रमोशन की बात करें तो SBI में बहुत अच्छे प्रमोशन के एवेन्यूज़ हैं। आपको नॉर्मली हर 3 से 4 साल में आप प्रमोशन के लिए ड्यू होंगे, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, अलग अलग स्केल पे अलग अलग प्रोसीजर है और आपको नॉर्मली 3 से 4 साल में प्रमोशन मिलता जाएगा। आप ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पे और बढ़ते आप चेयरमैन तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हर बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो चेयरमैन अपॉइंट होता है वो बैंक PO को ज्वाइन करते हुए धीरे धीरे प्रमोशन लेते चेयरमैन तक भी आप जा सकते हैं। ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, सैलरी अच्छी है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, बस वो यही है कि जितने ज़्यादा प्रमोशंस उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको ट्रांसफर्स होंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएगी। आप प्रमोशन नहीं भी लेंगे तो भी असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र किया जाएगा। हर 2 साल 3 साल 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी होती है, यानी आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्लस वर्क प्रेशर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क प्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस ज़्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होता है, पब्लिक डीलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वर्क प्रेशर आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो एडवर्टीजमेंट आया है उससे रिलेटेड। जो आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं SBI की वेबसाइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020 को। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद में फेज़ 1 होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसकी डेट्स आपके सामने है 31 दिसंबर और 2nd, 4th और 5th जनवरी को है। उसके बाद 29 जनवरी को मेंस एग्जाम होगा। जो प्री क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेंस के एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। और फेज 3 में इंटरव्यू है जो कि फरवरी-मार्च 2021 में एक्सपेक्टेड है। और फाइनल रिजल्ट मार्च 2021 के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है।
टोटल वैकेंसीज है 2000 वैकेंसीज हैं। आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो एज ऑन 31 दिसंबर 2020 आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए हो। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, यानी जैसे मैंने आपको बताया फरवरी मार्च में इंटरव्यू हो, तो उस इंटरव्यू में आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले। 31 दिसंबर यानी इस साल के लास्ट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज लिमिट 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक की एज लिमिट है। अगर आप जैसे 1 अप्रैल 1999 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है, और 2 अप्रैल 1990 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 21 से 30 साल की लिमिट है। प्लस कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशंस होते हैं वो सभी में सेम होते हैं, वो यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले फेज 1 होता है जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 3 टेस्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग एबिलिटी का। तीनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं, 30, 35 और 35, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100 और टोटल मार्क्स है 100। तीनों के अलग अलग ड्यूरेशन है, मतलब यानी आपको ये इंग्लिश भी आपको 20 मिनट में करनी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 20 मिनट में करनी होगी और रीजनिंग एबिलिटी भी 20 मिनट में करनी होगी। टोटल ड्यूरेशन है 1 आवर, यानी आपको 1 घंटे में 100 सवाल 100 नंबर के हल करने हैं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी और सेपरेट टाइम होगा हर सेक्शन का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो उनको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, यानी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2000 के आसपास, उसका लगभग 10 गुना यानी 20,000 लोग मेंस का एग्जाम देंगे। जैसे 2000 टोटल वैकेंसीज है तो उसका 10 गुना हुआ 20,000, तो 20,000 लोग ही प्रीलिम्स में लगभग पास होंगे और वो मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम के अंदर भी पहले एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसके अंदर 4 अलग अलग पेपर हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 45, 35, 40 और 35, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए 155, जिनके मैक्सिमम मार्क्स है 200 मार्क्स। यानी फेज 2 200 नंबर का होगा, जिसमें 4 पेपर होंगे, चारों का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। रीजनिंग में आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, डीआई के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स, जर्नल और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी 35 मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट्स, यानी टोटल 3 घंटे का पेपर है जिसमें 155 सवाल हैं और मैक्सिमम मार्क्स है 200। सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी नहीं होगी, ओवरऑल कट ऑफ ही देखी जाएगी, यानी हर टेस्ट का अलग से कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा। पूरे आपके जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी। हर सेक्शन का अलग से सेपरेट टाइम होगा जिसको आपको फॉलो करना है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद में एक आधे घंटे का 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आएगा ऐसे राइटिंग से रिलेटेड। 50 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी होंगे। जो मेंस एग्जाम को पास कर लेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पास कर लेगा, वो एलिजिबल होगा फेज 3 में। अब फेज 3 में इन्होंने अभी 2 कंडीशन रखी है कि या तो सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर जैसा कि हर बार करते हैं कि पहले एक ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये चीज फरवरी मार्च में डिसाइड की जाएगी कि सिर्फ इंटरव्यू लेना है या फिर पहले ग्रुप डिस्कशन करके इंटरव्यू लेना है। फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें फेज 1 के मार्क्स यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स मेरिट में नहीं काउंट होंगे। सिर्फ फेज 2 और जो फेज 3 है, फेज 2 में हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव मार्क्स और फेज 3 में हो गया आपका इंटरव्यू मार्क्स। तो इनके हिसाब से आपकी टोटल मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन इस हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।